20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया ऊपर से शांत दिखाई देती थी, लेकिन इस शांति के नीचे अहंकार, डर और बदले की भावना की आग सुलग रही थी। यूरोप के शहर रोशनी से जगमगा रहे थे, रेलगाड़ियां तेजी से दौड़ रही थीं, कारखानों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था और लोगों को लगता था कि मानव सभ्यता प्रगति के शिखर पर पहुंच चुकी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सभ्यता जल्द ही अपने ही खून में डूबने वाली है। उस समय यूरोप केवल देशों का समूह नहीं था, बल्कि शक्ति की एक नाजुक शतरंज थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस, ये सभी साम्राज्य एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। हर देश को डर था कि अगर वह पीछे रह गया तो दूसरा उसे कुचल देगा। इस डर ने हथियारों की होड़ को जन्म दिया। सेनाएं बढ़ने लगी, बंदूकें बेहतर होने लगी और युद्ध की तैयारी को ही शांति का नाम दे दिया गया। इस माहौल में राष्ट्रवाद ने आग में घी का काम किया। लोग अपने देश को सबसे महान मानने लगे। अखबारों, भाषणों और स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि जरूरत पड़े तो देश के लिए मर जाना गर्व की बात है। युवा जोश से भरे थे। उन्हें युद्ध एक रोमांचक खेल लगता था, जिसमें बहादुरी और सम्मान मिलेगा। किसी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि युद्ध असल में क्या होता है। भूख, ठंड, डर और रोज मरते हुए साथियों की चीखें। बाल्कन क्षेत्र इस पूरे तनाव का सबसे नाजुक हिस्सा था। यहां छोटे छोटे देश बड़े साम्राज्यों के बीच दबे हुए थे। सर्बिया एक छोटा सा देश था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि सभी स्लाव लोग एक साथ आएं। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हंगरी को डर था कि अगर सर्बिया को रोका नहीं गया तो उसका साम्राज्य टूट जाएगा। दोनों के बीच नफरत धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। 28 जून 1914 का दिन एक आम दिन जैसा ही लग रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के शहर साराजेवो पहुंचे। सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में छुपा हुआ था एक 19 साल का युवक, गैवरिलो प्रिंसिप। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और दिल में गुस्सा। जब उसने गोली चलाई तो वह सिर्फ 2 लोगों को नहीं मार रहा था, वह पूरी दुनिया की किस्मत बदल रहा था। उस एक गोली के बाद घटनाएं बिजली की तरह तेज हो गईं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया और युद्ध की घोषणा कर दी। रूस सर्बिया के समर्थन में खड़ा हो गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने गठबंधनों के कारण युद्ध में कूद पड़े। कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। शहरों में पोस्टर लगाए गए, अपने देश के लिए लड़ो। युवा लड़के ट्रेन में बैठते समय मुस्कुरा रहे थे। मां अपने आंसू छुपाकर बेटों को विदा कर रही थीं। किसी को नहीं पता था कि यह विदाई आखिरी हो सकती है। सबको लगता था कि युद्ध कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। यह युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं था, यह इंसान और इंसानियत के बीच था। आने वाले सालों में खाइयों में फंसे सिपाही, गैस से दम तोड़ते शरीर और टूटे हुए सपने इस दुनिया को बदल देने वाले थे। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मानव इतिहास का सबसे गहरा घाव बनने वाला था। जब युद्ध की घोषणा हुई तो यूरोप के शहरों में अजीब सा उत्साह फैल गया। सड़कों पर झंडे लहराने लगे, बैंड बजने लगे और अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपने लगी। युवाओं को लगा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका। कॉलेज के छात्र, खेतों में काम करने वाले लड़के, कारखानों के मजदूर, सबने एक जैसी वर्दी पहनी और एक जैसे सपने लेकर सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशनों पर भावुक दृश्य थे। माताएं अपने बेटों को गले लगाकर आशीर्वाद दे रही थीं, पिता गर्व से उनकी पीठ थपथपा रहे थे और बहनें चुपचाप आंसू पोंछ रही थीं। सैनिक ट्रेन में चढ़ते समय हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, जैसे वे किसी मेले में जा रहे हों। उन्हें यकीन था कि क्रिसमस से पहले वे घर लौट आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि कईयों के लिए यह घर से आखिरी विदाई होगी। सैनिकों की ट्रेनिंग तेजी से हुई। उन्हें बताया गया कि दुश्मन कमजोर है, कि बहादुरी और अनुशासन से जीत तय है। लेकिन मैदान में उतरते ही सच्चाई सामने आने लगी। आधुनिक हथियारों ने युद्ध का चेहरा बदल दिया था। मशीन नगने 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां उगल सकती थीं। तोपों के गोले पूरे मैदान को चीर देते थे। इंसानी शरीर इन हथियारों के सामने बेहद नाजुक साबित हो रहा था।
युद्ध जल्द ही खाइयों में बदल गया। दोनों पक्ष जमीन खोदकर लंबी लंबी खाइयों में छुप गए। ये खाइयां सैनिकों का घर बन गई, गीली, अंधेरी और बदबूदार। बरसात में कीचड़ घुटनों तक भर जाता था। चूहे खाने के टुकड़ों पर झपटते थे और कभी कभी सोते हुए सैनिकों के चेहरे पर चढ़ जाते थे। बीमारियां फैलने लगीं, लेकिन आराम का कोई नाम नहीं था। रातें सबसे डरावनी होती थीं। खाइयों में सन्नाटा होता, लेकिन हर सन्नाटे के पीछे मौत छुपी होती थी। दुश्मन की ओर से कभी भी हमला हो सकता था। सैनिक अपने हथियार पकड़े बैठे रहते, आंखों में नींद और दिल में डर। कई जवानों को गोलियों से ज्यादा अपने दिमाग से लड़ना पड़ता था। लगातार तनाव ने उन्हें भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर आता था वह आदेश, खाई से बाहर निकलो। इसका मतलब होता था खुली जमीन में दौड़ना, जहां मशीन गनों की गोलियां बारिश की तरह बरसती थीं। कई सैनिक पहले कदम पर ही गिर जाते थे। जमीन पर पड़े घायल मदद के लिए चिल्लाते थे, लेकिन कोई रुक नहीं सकता था। हर रुकावट मौत को बुलावा थी। इन खाइयों में दुश्मन सिर्फ सामने वाला सैनिक नहीं था। भूख, ठंड, बीमारी और डर, ये सब बराबर के दुश्मन थे। सर्दियों में उंगलियां सुन्न हो जाती थीं। कई सैनिकों के पैर सड़ने लगते थे। कुछ जवानों ने अपने दोस्तों को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा। ये अनुभव उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए छप गए। फिर भी इन हालातों में इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं थी। कई बार दुश्मन खाइयों के बीच अजीब सी शांति छा जाती थी। सैनिक एक दूसरे को चुपचाप देखते, कभी कभी आवाज लगाते। 1914 की क्रिसमस पर कुछ जगहों पर दोनों पक्षों के सैनिक खाइयों से बाहर आए, साथ गाने गाए, सिगरेट और चॉकलेट बांटी। कुछ घंटों के लिए युद्ध रुक गया और इंसान फिर से इंसान बन गए। लेकिन यह शांति अस्थायी थी। अगले दिन फिर गोलियां चलीं, फिर तोपें दहाड़ी। युवा सैनिक धीरे धीरे समझने लगे कि यह युद्ध सम्मान या रोमांच का नहीं है। यह सहन शक्ति, दर्द और लगातार जीते रहने की लड़ाई है। उनके चेहरे से मासूमियत गायब होने लगी और आंखों में थकान बस गई। जब युद्ध लंबा खींचने लगा तो घरों से आने वाले पत्र बदलने लगे। पहले गर्व और उत्साह से भरे पत्र अब चिंता और इंतजार में बदल गए। माताएं रोज प्रार्थना करने लगीं, पत्नियां हर दरवाजे की आहट पर चौंक जाती थीं। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ा जा रहा था, यह हर घर के भीतर भी जारी था। यह भाग युवाओं के सपनों के टूटने की कहानी है। ये वो लड़के थे जो हीरो बनने निकले थे, लेकिन खाइयों में फंसकर जिंदा रहने की उम्मीद तक खोने लगे। आने वाला समय और भी भयावह होने वाला था, क्योंकि युद्ध अब इंसानी सीमाओं को पार करने वाला था। खाइयां अब सिर्फ मोर्चा नहीं रही थीं, वे कब्रिस्तान बन चुकी थीं। ऐसी कब्रें जिनमें जिंदा लोग दफन थे। महीनों तक एक ही जगह पर फंसे सैनिकों के लिए दिन और रात का फर्क मिट चुका था। ऊपर आसमान था, लेकिन उसे देखने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सिर उठाते ही गोली लग सकती थी। नीचे कीचड़ था, जो शरीर से चिपककर आत्मा तक को गीला कर देता था। बरसात होती तो खाइयां दलदल बन जाती। पानी, मिट्टी और खून मिलकर एक बदबूदार दलिया बना देते। कई सैनिक लगातार गीले जूतों में खड़े रहते, जिससे उनके पैरों की चमड़ी गलने लगती। इस बीमारी को ट्रेंच फट कहा गया। दर्द इतना होता कि कुछ जवानों को चलना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन मोर्चा छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। खाइयों में मौत हर जगह थी। कभी किसी साथी की लाश पास ही पड़ी रहती, क्योंकि उसे हटाना भी खतरे से खाली नहीं था। चूहे इन शवों पर घूमते, उनकी आंखें और उंगलियां कुतरते। रात में जब सब शांत होता तो चूहों की हलचल और घायल सैनिकों की कराह सुनाई देती। नींद आ भी जाए तो डरावने सपनों के साथ टूट जाती। 1915 में युद्ध ने एक नया और भी भयानक रूप लिया, जहरीली गैस। पहली बार हवा को ही हथियार बना दिया गया। जब हवा के साथ पीले या हरे रंग का धुआं खाइयों की ओर बढ़ता तो सैनिकों के दिल कांप उठते। गैस मास्क पहनने का समय न मिला तो फेफड़े जलने लगते, आंखें अंधी हो जाती और इंसान तड़प तड़प कर मरता। कई सैनिक गैस से बच तो गए, लेकिन उनकी सांसें हमेशा के लिए कमजोर हो गईं। तोपों की गोलाबारी लगातार चलती रहती। जमीन कांपती, आसमान फटता हुआ लगता। कई सैनिक गोलियों से नहीं, बल्कि मानसिक टूटन से मर रहे थे। इस हालत को उस समय शेल शॉक कहा गया। जवान बिना किसी जख्म के कांपते रहते, बोल नहीं पाते या अचानक रोने लगते।
लेकिन उस दौर में इसे बीमारी नहीं, कमजोरी समझा जाता था। खाइयों से बाहर की जमीन को नो मैनस लैंड कहा जाता था। यह कुछ 100 मीटर का इलाका था जो दोनों पक्षों के बीच फैला होता। यह जगह टूटी हुई लाशों, कांटेदार तारों और गड्ढों से भरी रहती। जब हमला होता तो सैनिक इसी मौत भरी जमीन पर दौड़ते। कई अपने ही कांटेदार तारों में उलझकर गिर जाते और वहीं मारे जाते। हर हमले के बाद यही सवाल उठता, इतनी मौत के बाद भी कुछ बदला क्या? ज्यादातर बार जवाब होता, नहीं। हजारों सैनिक मारे जाते लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भी हाथ नहीं लगता। युद्ध एक बेरहम मशीन बन चुका था जो इंसानों को पीसती जा रही थी बिना किसी भावना के। फिर भी इन खाइयों में दोस्ती पैदा हुई। मौत के इतने करीब रहकर सैनिक एक दूसरे का सहारा बन गए। वे अपना खाना बांटते, घर की बातें करते और कभी-कभी हंसने की कोशिश करते। यह छोटी-छोटी इंसानी हरकतें उन्हें याद दिलाती थीं कि वे अभी जिंदा हैं। घर से आने वाले पत्र अब और भी कीमती हो गए थे। एक मां का लिखा एक छोटा सा पत्र, एक प्रेमिका की तस्वीर, ये सब सैनिकों को अगली सुबह तक टिके रहने की ताकत देते थे। लेकिन कई बार पत्रों में मौत की खबर भी आती, घर में किसी अपने की या गांव में किसी दोस्त की। युद्ध हर दिशा से वार कर रहा था। इसी के साथ कहानी का पार्ट 1 यही खत्म होता है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने वीडियो को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाया है। पार्ट 2 2-4 दिनों में आ जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।